नमस्कार। इनसाइड स्ट्रीम की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज जिस विषय पे हम बात करने वाले हैं वो जुड़ा हुआ है रूस की अर्थव्यवस्था से। अगर पश्चिमी राष्ट्रों के नजरिए से देखा जाए तो ये बहुत ही हैरानी करने वाली बात है कि रूस आज की तारीख में इतने ज्यादा आर्थिक प्रतिबंध होने के बावजूद इतनी बड़ी संख्या में हथियारों का उत्पादन कर रहा है, साथ ही साथ वो एक्सपोर्ट भी कर रहा है और उसका एक्सपोर्ट हर बीतते समय के साथ बढ़ता भी जा रहा है। रूस की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है। रूस जो है अगर लगातार तरक्की कर रहा है तो ऐसा क्या हुआ है कि जिसके कारण जो है रूस लगातार आगे बढ़ रहा है और पश्चिमी देशों द्वारा लगाए गए जो आर्थिक पाबंदियां हैं उनका रूस पर कोई असर नहीं हो रहा है। अगर फोर्ब्स की लिस्ट देखी जाए, जो कि एक अंतरराष्ट्रीय मैगजीन है पश्चिमी राष्ट्रों में, अगर उसके नजरिए से देखा जाए, नॉमिनल जीडीपी रूस का जो है दुनिया में 11वें स्थान पर है। रूस से आगे कई राष्ट्र हैं जिसमें अमेरिका तो होगा ही, चीन है, भारत है, जर्मनी है, इटली है, कनाडा है, फ्रांस है और इसके साथ साथ इटली भी है, जापान भी है, ब्राजील भी है। तो ऐसा राष्ट्र जो कि दुनिया में जीडीपी के मामले में, नॉमिनल जीडीपी के मामले में 11वें स्थान पर है, उस राष्ट्र में ऐसा क्या है, उस राष्ट्र की अर्थव्यवस्था में ऐसा क्या है कि वो समस्त नेटो राष्ट्रों के संगठित प्रयास के बावजूद भी, उनकी आर्थिक पाबंदियों के बावजूद भी न केवल आर्थिक रूप से तरक्की कर रहा है बल्कि युद्ध के मैदान में भी जो है युद्ध सामग्री का जो उत्पादन है लगातार बढ़ाता जा रहा है और जिसके कारण रूस की सेना जो है यूक्रेन की सेना पर हर बीतते दिन के साथ जो है हावी होती जा रही है। अगर हम कुछ अर्थव्यवस्थाओं का तुलना करें तो हम ये पाएंगे कि अगर अमेरिका, चीन, भारत को आप अलग कर दें तो इन तीनों देशों के अलावा जितनी भी अर्थव्यवस्थाएं हैं टॉप 10 लिस्ट में, उनमें से कोई भी अर्थव्यवस्था जो है रूस जो काम करता है वो काम करने की क्षमता नहीं रखती, या फिर अगर वो काम करना चाहे भी तो उसके लिए जो है भरसक प्रयास करना पड़ेगा उन्हें। अगर ये जो अर्थव्यवस्थाएं हैं जिसमें फ्रांस है, ब्रिटेन है, जर्मनी है, इटली है, जापान है, कनाडा है और ब्राजील भी है, तो इनमें से किसी भी राष्ट्र के पास ये क्षमता नहीं है कि आज की तारीख में जो है वो अपना खुद का एक स्पेस रिसर्च प्रोग्राम चला सके, स्पेस रिसर्च के लिए अपने दम पर जो है रॉकेट्स डेवलप कर सके। यूरोपियन यूनियन की अपनी खुद की स्पेस एजेंसी है, पर यहाँ पे सभी यूरोपीय राष्ट्र मिल करके जो है अंतरिक्ष में खोजबीन करते हैं, अंतरिक्ष के लिए जुड़ी हुई जो टेक्नोलॉजीज हैं डेवलप करते हैं। किसी भी यूरोपीय राष्ट्र की अपनी स्पेस एजेंसी नहीं है जो कि इंडिपेंडेंट तौर पर स्वतंत्र रूप से काम करती है। इसके अलावा इनमें से किसी भी राष्ट्र के पास ऐसी क्षमता नहीं है कि वो एक अंतरराष्ट्रीय स्तर की कंपनी जैसे कि गूगल हो, या फिर चीन का वावे हो, या फिर भारत के टीसीएस और रिलायंस जैसी कंपनियां हो, या फिर रूस की यांडेक्स जैसी टेक्निकल जायंट जैसी कंपनियों को जो है वो खड़ी कर सके, वो ऐसी कंपनियां वहां पे आ सके। क्षमताओं की जब बात करते हैं, ना ही रूस अपने दम पर जो है जीपीएस के जैसे मिलते जुलते सिस्टम्स को डेवलप कर चुका है, जिसे हम लोग ग्लोनास के नाम से जानते हैं। जीपीएस, ग्लोनास, इसके अलावा चीन का बाइडू और भारत का नैव आईसी, ये जो है 4-5 ऐसे राष्ट्र हैं जिन्होंने अपना ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम या फिर उसके बराबर का उसी दर्जे का जो सिस्टम है अपने स्पेस प्रोग्राम के सहारे जो है डेवलप किया है। टॉप 10 इकोनॉमीज में जो अर्थव्यवस्थाएं हैं, भारत, चीन और अमेरिका को छोड़कर कोई भी अर्थव्यवस्था ये करने की क्षमता अपने दम पर नहीं रखती। फिर भी ये माना जाता है कि ये सभी अर्थव्यवस्थाएं जो हैं रूस से बड़ी हैं नॉमिनल जीडीपी टर्म्स में। अगर सैनिक टेक्नोलॉजी के मामले में देखा जाए तो आप ये पाएंगे कि इनमें से कोई भी राष्ट्र, हम यहाँ पे भारत, चीन और अमेरिका की बात नहीं कर रहे, इसके अलावा जो बाकी सभी राष्ट्र हैं टॉप 10 की लिस्ट में, हम उनकी बात कर रहे हैं। कोई भी राष्ट्र जो है अपने दम पर जो है 5th जनरेशन मिलिट्री फाइटर एयरक्राफ्ट डेवलप नहीं कर सकता। किसी भी राष्ट्र के पास जो है अपना स्ट्रेटेजिक एयर डिफेंस सिस्टम या फिर बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम नहीं है, ना ही उनके पास ये डेवलप करने की क्षमता है। इसके अलावा आप ये पाएंगे कि ना ही कोई राष्ट्र T-14 आर्माटा जैसे टैंक या फिर
बोरे और यासिन क्लास सबमरीन्स और या फिर उनके दर्जे के सबमरीन डेवलप कर पाए। इसके अलावा बलूबा जैसी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल डेवलप करना भी इन राष्ट्रों के बस की बात नहीं है। तो अगर हम क्षमताओं की बात कर रहे हैं तो जो मैंने अभी आपको उदाहरण दिए, चाहे वो सिविलियन टेक्नोलॉजी हो या मिलिट्री टेक्नोलॉजी हो, इसमें जो अंतर है वो बहुत ज्यादा है। आप ये पाएंगे कि रूस ये सभी काम जो है उस अर्थव्यवस्था के साथ में कर रहा है जिसे पश्चिमी राष्ट्र मानते हैं कि दुनिया में वो 11वें नंबर पे है, जबकि उससे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं जो है ये काम करने की क्षमता नहीं रखती। रूस बहुत सारे काम बिना किसी जद्दोजहद के या परेशानी के कर लेता है, जो कि ये सभी अर्थव्यवस्थाएं जो है करने में जो है उन्हें खासी मशक्कत करनी पड़ेगी। अगर रूस का जो है हम मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स देखें, मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स मतलब वो औद्योगिक क्षेत्र जो कि सेना के लिए जो है हथियार बनाता है और नई टेक्नोलॉजीज डेवलप करता है। रूस का जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है उसमें करीब 35 लाख लोग नौकरी करते हैं। वहीं ब्रिटेन की जो अर्थव्यवस्था है जिसे हम लोग दुनिया में 5वें 6वें दर्जे पर रखते हैं, उसके मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स में आज की तारीख में 70 से 75 हजार लोग काम करते हैं। और इसी से जो है आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा अंतर है दोनों राष्ट्रों के मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स में। इसके साथ साथ अगर हम लोग रूस का जो बजट डेफिसिट देखें जनवरी से मई के बीच में 2024 में, वो सिर्फ अर्थव्यवस्था का 0.5%, 0.5% रहा है जीडीपी का, जो कि पश्चिमी राष्ट्रों से बेहद कम है। और वो एक ऐसा राष्ट्र है जो कि इस समय युद्ध में है, अपने मोर्चे पे युद्ध लड़ रहा है। रूस में अगर महंगाई देखी जाए तो पिछले साल जो महंगाई की दर है, इन्फ्लेशन है, वो 7.1% रही है। वहीं भारत की अगर आप महंगाई देखें वो 6% के आसपास है। दोनों में 1.1% का अंतर है, जो कि एक ऐसा राष्ट्र जो कि युद्ध लड़ रहा है पूरे नेटो समूह के साथ, उसके लिए ये जो है एक बेहद ही हैरानी करने वाली बात है, बहुत ही अचंभे वाला ये फिगर है। अगर हम लोग रूस की अर्थव्यवस्था की बात कर ही रहे हैं तो ये भी गौर करने वाली बात है कि रूस का जो फर्स्ट क्वार्टर रहा है जनवरी से मार्च के बीच में 2024 का, रूस ने जो है इस दौरान जो है 18 अरब डॉलर का ट्रेड सरप्लस कमाया है। और ये माना जा रहा है कि ये साल के अंत तक रूस कम से कम 65 से 70 अरब डॉलर के ट्रेड सरप्लस के साथ में जो है इस साल का अंत करेगा। पश्चिमी राष्ट्र जो है जिस तरीके से रूस के ऊपर लगातार जो है एक तरीके से आरोप लगाते रहते हैं या फिर उसे कहते हैं दैट इट इज ये जो है पश्चिमी राष्ट्रों के शब्द हैं, खासतौर पे जो अमेरिकी मीडिया है वो इस शब्द का प्रयोग करती है कि रशिया इज अ गैस स्टेशन विथ एन आर्मी। मतलब रूस को जो है ये लोग एक ऐसा राष्ट्र मानते हैं जो कि खाली पेट्रोल और पेट्रोकेमिकल्स के उत्पादन पर निर्भर है। इसके अलावा जो है रूस में और कुछ भी नहीं है, जो कि बेहद ही गलत स्टेटमेंट है। रूस की अर्थव्यवस्था को अगर आप देखते हैं तो एनर्जी सेक्टर, जहां पे पेट्रोकेमिकल्स, लिक्विड नेचुरल गैस और ऐसे भी हाइड्रोकार्बन जिनका उत्पादन जो है ऊर्जा के लिए किया जाता है, वो रूस की अर्थव्यवस्था का जीडीपी का सिर्फ 9% है। ये रूस के लिए जो है एक इंपॉर्टेंट सेक्टर जरूर है, महत्वपूर्ण सेक्टर जरूर है, पर एक ऐसा सेक्टर नहीं है कि जिसके बिना रूस की अर्थव्यवस्था चल नहीं सकती। इसके अलावा अगर आप देखें तो परचेजिंग पावर पैरिटी में आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक दोनों ही इस बात को मानते हैं, पिछले कुछ सालों से 2021 से माना जा रहा है कि परचेजिंग पावर पैरिटी के मामले में रूस की अर्थव्यवस्था जो है आज की तारीख में जो है दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। पहले नंबर पर चीन है, दूसरे नंबर पर अमेरिका है, तीसरे पर भारत है, चौथे पर जो है रूस है। तो परचेजिंग पावर पैरिटी के मामले में रूस की अर्थव्यवस्था जो है दुनिया में चौथे स्थान पर मानी जाती है। और आज की तारीख में जो मॉडर्न इकोनॉमिक डेटा को मापने का जो स्तर है उसमें माना जाता है कि नॉमिनल जीडीपी के बदले परचेजिंग पावर पैरिटी में जो है जीडीपी का अनुमान लगाना, उसे मेजर करना जो है एक कहीं बेहतर विकल्प है अर्थव्यवस्था और आर्थिक क्षमताओं का जो है अंदाजा लगाने के लिए किसी भी एक राष्ट्र के लिए। रूस की अगर हम लोग अर्थव्यवस्था की ओर ध्यान दें तो रूस जो है जो काम करता है, ज्यादातर काम पश्चिमी राष्ट्र के वो राष्ट्र जिन्हें फोर्ब्स जो है टॉप 10 में मानता है, वो ये काम नहीं कर पाएंगे, चाहे वो औद्योगिक क्षमता हो
अन्न उत्पादन हो, या फिर ऐसा कोई भी काम जो कि राष्ट्रीय सुरक्षा या फिर स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए किया जाता है। जितने भी राष्ट्र हैं, पश्चिमी राष्ट्र, जिनका नाम यहाँ पे लिया गया है इस लिस्ट में, अमेरिका को छोड़ करके बाकी सभी राष्ट्र खुद अमेरिका पे निर्भर करते हैं अपनी सुरक्षा के लिए। अभी अगर हम जो है आर्थिक डेटा को देखें तो आप ये पाएंगे कि रूस जो काम कर रहा है वो सिर्फ और सिर्फ अमेरिका और चीन करने की क्षमता रखते हैं। भारत करीब करीब वो सभी काम करने की क्षमता रखता है जो रूस कर सकता है, पर भारत की जो कमजोरी हमेशा से रही है वो मिलिट्री टेक्नोलॉजी की रही है। हम सैनिक टेक्नोलॉजी में जो है रूस से, चीन से, अमेरिका से आज भी पीछे हैं, जिसमें जो है हमें काम करने की जरूरत है। इसके अलावा अगर हम आगे की थोड़ी जानकारी देखें तो हम ये पाएंगे कि रूस को जो है वर्ल्ड बैंक 2021 से जो है लगातार चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था मानता रहा है परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पे। पर गौर करने वाली बात यह है कि वर्ल्ड बैंक इस बात को खुद मानता भी है कि रूस की 35 से 40% जो अर्थव्यवस्था है वो ऐसी है जो कि हम ट्रैक नहीं कर सकते, वो हमारे लिए अनट्रेसेबल है। जिसका अर्थ ये है कि जो रूस की अर्थव्यवस्था है, जो आंकड़ा हमारे सामने है उससे जो है कम से कम 35 से 40% बड़ी है, जिसका जो है अभी हम कोई भी आंकड़ा वर्ल्ड बैंक के पास नहीं है। और अगर उस हम फिगर्स को इसमें ऐड कर दें तो आप ये देखेंगे कि जो रूस की अर्थव्यवस्था है परचेजिंग पावर पैरिटी के मामले में वो तकरीबन 10 ट्रिलियन डॉलर की हो जाती है, जो कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था का 1/3 है। और 1/3 की परचेजिंग पावर पैरिटी लेकर के रूस जो है काफी हद तक जो है इस पोजीशन में आ जाता है, स्थिति में आ जाता है कि नेटो राष्ट्रों को जो है वो अपने दम पर चुनौती दे सके। रूस जिन चीजों को सप्लाई करता है, एक्सपोर्ट करता है, उसका जो डिमांड है पूरी दुनिया में है। पेट्रोकेमिकल्स हो, मिनरल्स हो, रेयर अर्थ्स हो, इसके अलावा जो है केमिकल्स, वो केमिकल्स जो कि इंडस्ट्रियल यूज के लिए भी होते हैं। रूस जो है कई मामलों में जो है हथियारों को भी सप्लाई करता है। दुनिया के सबसे बड़े आर्म्स एक्सपोर्टर्स में से एक जो है रूस है। तो इन सभी बातों को अगर आप अकाउंट करें, इन सब चीजों का ध्यान दें, तो आप ये पाएंगे कि जो रूस की अर्थव्यवस्था है उसके ऊपर आप किसी भी तरीके की आर्थिक पाबंदी नहीं लगा सकते, क्योंकि रूस जो सप्लाई करता है दुनिया को, भले ही पश्चिमी राष्ट्र इसे ना खरीदते हो, पर दुनिया के जो बाकी राष्ट्र हैं जिसे हम लोग ग्लोबल साउथ के नाम से जानते हैं, ब्रिक्स राष्ट्र जो है, कई बार इन राष्ट्रों को जो है ग्लोबल साउथ के नाम से कहते आए हैं। तो जो ग्लोबल साउथ के जो राष्ट्र हैं वो जो है इस तरीके से और इस प्रकार से जो है रूस से जुड़े हुए हैं कि वो उससे अलग नहीं हो सकते। और यही कारण है कि रूस ने जो है आर्थिक पाबंदियों के बावजूद भी जो है अपनी आर्थिक विकास को जो है जारी रखा है, अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को जारी रखा है। पाबंदियां लगने के बाद कुछ समय तक रूस की अर्थव्यवस्था को थोड़ा जूझना पड़ा था, पर आज की तारीख में हम पाएंगे कि रूस की जो अर्थव्यवस्था है काफी तेजी से बढ़ रही है और दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के तौर पे रूस जो है परचेसिंग पावर पैरिटी के मामले में उभरा है। और जब इन सब बातों को हम देखते हैं, इन पर गौर करते हैं, तो हम ये पाएंगे कि जो पश्चिमी राष्ट्रों का जो नेतृत्व है, उन्होंने जो है जब रूस के साथ आर्थिक युद्ध लड़ने का फैसला किया यूक्रेन को सहायता करने के बहाने, तो ये जो है जो कदम उठाया गया, वहां पे जो पश्चिमी राष्ट्रों का नेतृत्व है उन्होंने जो है किसी भी क्रेडिबल इकोनॉमिस्ट से, किसी भी ऐसे अर्थशास्त्री से संपर्क नहीं किया या फिर उनकी सलाह नहीं ली जो कि उन्हें सही एडवाइस दे सकता था। और यही कारण है कि रूस जो है आज भी मैदान में डटा हुआ है, उसकी अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही है, उसका सैनिक उत्पादन जो है हर बीतते समय के साथ बढ़ता जा रहा है, रूस की सेना समय के साथ और मजबूत होती जा रही है, वहीं यूक्रेन जो है दिन पर दिन जो है कमजोर होता जा रहा है। और आने वाले समय में हम ये देख रहे हैं कि कजान में जो ब्रिक्स का समिट होने वाला है 22 से 24 अक्टूबर के बीच में इसी साल 2024 में, वहां पे जो रूस के पास इसकी चेयरमैनशिप है, वहां पे कई महत्वपूर्ण फैसले जो है करने की तैयारी चल रही है। तकरीबन 59 कंट्रीज जो है ब्रिक्स में शामिल होना चाहते हैं। उन्होंने अपना इच्छा व्यक्त की है ब्रिक्स समिट में शामिल होने की और ब्रिक्स में शामिल होने की, और जिसके कारण जो है रूस की अर्थव्यवस्था
रूस का जो कद है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे वो बढ़ता जा रहा है। तो आज के लिए जो है मैं बस इतना ही कहना चाहता था। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। नमस्कार।